Welcome back to our channel. If you are preparing for the PMP and want to excel your project management skills, you are at right place. So today we will start evaluate and deliver project value, project benefits and value. This task is from domain 3, that is business environment, from where your 8% exam will come. This is very important domain, only 4 tasks in this domain. So today we will see, we have already covered the task 1. So today we will see task 2, evaluate and deliver project benefits and value. And this task is from, I am repeating again, and this task is from the official PMI website and given in the examination content outline of the PMP. You can go and check it. So before going through this definition, we will first understand that the task name, that is evaluate. हम पहले समझते हैं task name को, evaluate, deliver project benefits and value. So आपको देखना है project के benefits और value क्या होते हैं. I will come to the second slide first. मैं पहले आपको समझाना चाहता हूँ बिजनेस वैल्यू क्या होती है. बार बार आप देखेंगे वैल्यू क्या होता है. बिजनेस वैल्यू, बिजनेस वैल्यू इज द नेट बेनिफिट. ये वो वैल्यू है जो आप बिजनेस के, जो आप नेट बेनिफिट बिजनेस से हासिल करते हैं. इज अ नेट बेनिफिट ड्राइव फ्रॉम द बिजनेस एंडेवर, आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल. ये, इसको डिस्क्राइब किया जाता है, नेट बेनिफिट है जो आप बिजनेस से हासिल करते हैं. ये क्वांटिफाइबल, इसको टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी होता है, टचेबल भी हो सकता है, नॉन टचेबल भी हो सकता है. ठीक है जी. और अब कुछ की पॉइंट्स देखेंगे. रिफ्लेक्ट फर्म, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, की पॉइंट्स में हम दोबारा पे आएंगे. आपको वैल्यू समझ आ चुकी है तो हम की पॉइंट्स को दोबारा देखते हैं. अच्छा, अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होता है. इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ वैल्यू दैट डिटरमाइन, जो कंपनी की वेलबींग, दैट रिफ्लेक्ट वेलबींग एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. जो भी आप बिजनेस लेते हैं, all form of value that determine the well-being and health of firm in a long run, जो लॉन्ग रन में कंपनी की वेलबींग और हेल्थ और जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी है उसको डिफाइन करता है, सस्टेनेबिलिटी है उसको डिफाइन करता है. वैल्यू के अंदर और भी आता है. वैल्यू के अंदर आपकी कस्टमर वैल्यू भी आती है, पार्टनर वैल्यू भी आती है, और और किस्म की और भी वैल्यू आ सकती है. ठीक है. नाउ वी विल गो बैक एंड रीड द डेफिनेशंस which is given by the PMP examination content outline. इन्वेस्टिगेट द बेनिफिट्स आर आइडेंटिफाइड. सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इन्वेस्टिगेट करना है बेनिफिट्स जो आइडेंटिफाई किए गए हैं उस वैल्यू से. जब आप कोई प्रोजेक्ट लेने लगे हैं तो उसके कोई ना कोई बेनिफिट होंगे. हर प्रोजेक्ट के कोई ना कोई बेनिफिट होते हैं, वरना प्रोजेक्ट को करने का मकसद ही नहीं है अगर उसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसके बेनिफिट्स ना हो. ठीक है. आपको वेल डॉक्यूमेंट और अंडरस्टूड करना चाहिए उनके बेनिफिट्स को. ठीक है. सेकंड है, डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट ऑन ऑनरशिप फॉर ऑनगोइंग बेनिफिट रियलाइजेशन. फिर आपने देखना है सेकंड पॉइंट में, इस्टेब्लिश, आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है फॉर अचीविंग बेनिफिट. किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, ये बेनिफिट. डॉक्यूमेंट का मतलब है एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट करेंगे. किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी बेनिफिट अचीव करने में, आफ्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद. ठीक है जी. उस चीज़ों को आपने डॉक्यूमेंट्स में करना है. ऑनरशिप देंगे तो उसका मतलब अकाउंटेबिलिटी होगी. ऑनगोइंग बेनिफिट रियलाइजेशन. बस ये डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, ये आपको समझ आनी चाहिए. थर्ड पॉइंट पे चलते हैं. वेरीफाई मेजरमेंट सिस्टम इन प्लेस टू ट्रैक द बेनिफिट्स. जब आपने उसकी ऑनरशिप दे दी कि कैसे वो आप अचीव करेंगे, किसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, किसकी होगी, तो थर्ड पॉइंट पे है आपने वेरीफाई मेजरमेंट सिस्टम. आपने कोई मेजरमेंट सिस्टम लाना है इन प्लेस टू ट्रैक द बेनिफिट्स, ताकि उनको बेनिफिट्स को ट्रैक किया जाए. मतलब कि आप इंश्योर मैकेनिज्म इन प्लेस टू मॉनिटर एंड क्वांटिफाइबल बेनिफिट्स, कि उसको बेनिफिट्स को मॉनिटर किया जाए थ्रू आउट द प्रोजेक्ट और क्वांटिफाइबल किया जाए. ठीक है. फोर्थ, एवेल्युएट डिलीवरी ऑप्शन टू डिमॉन्स्ट्रेट वैल्यू. अब आपने डिफरेंट वेज देखना है और शो केस के किस तरह आप डिलीवरी दिखाएंगे. एवेल्यूएट करेंगे, डिफरेंट डिलीवरी ऑप्शंस को देखेंगे टू डिमॉन्स्ट्रेट वैल्यू, ताकि आप डिमोन वैल्यू को शो केस कर सकें और कैसे वो अचीव करेंगे, इसलिए आपको एवेल्यूएट करना है. फिफ्थ पे, अप्रेज स्टेक होल्डर्स ऑफ वैल्यू गेन प्रोसेसेस. मतलब कि आपने सारे स्टेक होल्डर्स को अप्रेज कैसे करना है, इन्फॉर्म करके, कीम इन्फॉर्म ऑन द प्रोग्रेस एंड सक्सेस इन डिलीवरिंग वैल्यू. सारे प्रोसेस में आपने स्टेक होल्डर को इन्फॉर्म रखना है ऑन द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस पे अपडेट रखेंगे, एंड सक्सेस और डिले, ताकि डिलीवर्ड वैल्यू हो सके. तो दीज आर द 5 डेफिनेशंस. ये 5 डेफिनेशंस को हम आगे जाकर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे. यही है इस चैप्टर में. ठीक है.
नाउ अगेन मैंने आपको पहले बताया था, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, बिजनेस वैल्यू क्या होता है? बिजनेस वैल्यू वो चीज़ है जो आप सारी वैल्यू बिजनेस से आप लेते हैं, बिजनेस से लेते हैं, आइडर वो टेंजिबल हो और इनटेंजिबल हो। ठीक है। फिर आप ये भी देखते हैं कि जो आप बिजनेस से वैल्यू लेने लगे हैं वो आपकी फर्म की हेल्थ पे क्या लॉन्ग रन में कंपनी को क्या फ़ायदा पहुंचाएगी। मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ और भी होता है, समटाइम आपने क्वालिफिकेशंस लेनी होती हैं। आप एक प्रोजेक्ट करते हैं उसमें मॉनेटरी बेनिफिट कम होता है, मगर लॉन्ग टर्म आप एक सबस्टेशन का प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म क्वालिफिकेशन मिल जाती है कि आप अगली बिड्स में पार्ट कर सकें। इस तरह के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। समटाइम आप किसी और कंट्री में एंटर होने के लिए प्रोजेक्ट सस्ते में कर लेते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट को नहीं देखते, मगर आपको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आप क्वालिफिकेशन गेट कर लेते हैं। ठीक है। मगर आपको अपनी जिस फर्म के लिए आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो उसकी आपने वेलबींग देखनी है और लॉन्ग टर्म हेल्थ देखनी है। फिर आपने देखना है कि उसमें अगर आपको आपके कस्टमर को क्या वैल्यू ऐड करेगा वो प्रोजेक्ट, आपके पार्टनर्स को अगर आपने जेवी किया या कंसोर्शियम किया हुआ है प्रोजेक्ट लेने के लिए, उनको क्या वैल्यू ऐड करेगा, और टाइप ऑफ वैल्यू जो अदर भी बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को भी इस प्रोजेक्ट से मिल रही होगी। ठीक है। आपको डेफिनेशन समझ आ गई, बिजनेस वैल्यू समझ आ गई। अब चलते हैं बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान। जब भी प्लान का कीवर्ड आता है, इट्स अ की टू सक्सेस, तो आपके पास आता है हाउ। प्लान में जब भी आता है हाउ एंड व्हेन, तो बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान क्या होता है? ये डॉक्यूमेंट है दैट डिस्क्राइब हाउ एंड व्हेन द प्रोजेक्ट बेनिफिट विल बी ऑब्टेन्ड एंड मेजर्ड। कैसे ऑब्टेन करेंगे हम प्रोजेक्ट बेनिफिट्स को और मैयर करेंगे। ये वो प्लान है जिसमें आप सब कुछ लिख के रखते हैं, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, हाउ कैसे कैसे बेनिफिट्स लेंगे और व्हेन उसको कैसे आप रियलाइज करवाएंगे और कैसे उसको मेजर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आफ्टर द डेफिनेशंस। ये जो चार की कंपोनेंट्स मैंने लिखे हैं बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान के, आपको ये समझ आ गया, पूरा चैप्टर समझ आ गया और इसमें कुछ नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व 8% एग्जामिनेशन क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल द की कंपोनेंट्स। आपको प्लान समझ आ गया, आगे चलते हैं जी। की कंपोनेंट, डिस्क्राइब द बेनिफिट। सबसे पहले आपको ये डेफिनेशन वाले को एक्सप्लेन करने लगा। आपको क्लियरली आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब हमें डिस्क्राइब करना है आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट के एंड में या मिड में क्या आपके पास आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई और डिफाइन करेंगे। आपको डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। जब आप डिस्क्राइब कर लेंगे तो आपको उससे पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड बेनिफिट होंगे एंड के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद। ट्रांसमिशन लाइन का प्रोजेक्ट है तो इतनी पावर वैकेट हो जाएगी, सबस्टेशन का प्रोजेक्ट है तो इतनी पावर डाउनग्रेड हो जाएगी, रोड्स का प्रोजेक्ट है तो इतनी ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगी, कोई ऐप है तो इतने लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाएगी। ये आपको क्लियर आइडेंटिफाई होना चाहिए पहले ही। इसको आप कस्टमर के आपको आप कॉन्ट्रैक्टर, कस्टमर और कंसल्टेंट तीनों के लिहाज से देख सकते हैं। क्लाइंट को उसका क्या बेनिफिट है, कस्टमर को क्या बेनिफिट है और कंसल्टेंट को क्या बेनिफिट है। अच्छा, सेकंड पॉइंट है टाइमलाइन फॉर डिलीवरी। आपको आपको आप कम अप विद द टाइमलाइन व्हेन बेनिफिट विल बी डिलीवर्ड। आपको पता होना चाहिए कि वो बेनिफिट कब डिलीवर होंगे। बिजनेस मैनेजमेंट प्लान का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये नहीं होगा वो इन्फिनिटी लगा दिया कि बेनिफिट्स हो जाएंगे अगले 10 साल में, उसको कोई टाइमलाइन होनी चाहिए। और कैसे होंगे, आपने कोई स्केड्यूल बनाना है और माइलस्टोन बनाना है बेनिफिट को रियलाइजेशन करवाने में। हम प्लान करते हैं कि यार आफ्टर 6 महीने 2 साल 3 साल बाद बेनिफिट्स आ जाएंगे, या हो सकता है सम से कुछ केस में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के भी 6 महीने बाद बेनिफिट्स आते हैं। तो आपको उसको टाइमलाइन करना है, कौन से स्टेक होल्डर्स के लिए कब कब बेनिफिट रियलाइज होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपने डिस्क्राइब कर लिया, टाइमलाइन कर ली। थर्ड है सिलेक्शन ऑफ मैट्रिक। ये क्या है जी? आपने डिटरमाइन करना है स्पेसिफिक मैट्रिक, अब आपने मैयर करना है टू मैयर द बेनिफिट्स एंड इट्स बेसलाइन परफॉर्मेंस। जो आपने शुरू में मैट्रिक रखा था, हर चीज़ को परफॉर्मेंस जैसे केपीआईज होते हैं ना, तो हर चीज़ को मैयर करने के लिए कोई आप मैट्रिक डिफाइन करते हैं कि इसको कैसे कैसे मैयर करेंगे। सक्सेस क्राइटेरिया क्या है, कौन इसको डिफाइन करेगा, कैसे डिफाइन करेगा। तो आपने बिजनेस मैनेजमेंट प्लान में पहले लिखा होना चाहिए कि इसका ये सक्सेस क्राइटेरिया, इसको कौन डिफाइन करेगा, कैसे करेगा। आपका कौन सा सक्सेस क्राइटेरिया, क्लाइंट के लिए क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या होगा, कंसल्टेंट के लिए क्या होगा सक्सेस क्राइटेरिया। और जो डिलीवरी है वो मैयर होगी भी कि नहीं होगी। अगर एक पार्टी के हाथ में सक्सेस क्राइटेरिया दे दिया जाए तो वो फेल भी हो सकता है। उसको एवेल्यूएट करने के लिए थर्ड पार्टीज होनी चाहिए। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है इसमें, मैयर द बेनिफिट्स एंड बेसलाइन परफॉर्मेंस। आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक मैट्रिक डिफाइन करना है और मेथड डिफाइन करना है जिससे आप मैयर कर सकें बेनिफिट और बेसलाइन परफॉर्मेंस को। उसके बाद रिस्क एंड assumptions। आपने अच्छा ऑब्वियसली बात है, रिस्क और assumptions को भी आपने बिजनेस मैनेजमेंट का प्लान बनाना है। ये तो नहीं है जो आपने लिखा है वो विदाउट रिस्क अचीव हो सकता है आप डेविएट करें। तो इसलिए आपने पोटेंशियल रिस्क और assumptions जो आपके
अफेक्ट करेगा बेनिफिट अचीव करने में, वो भी आपने नोट डाउन कर लेनी। ठीक है जी। ये नहीं है ना कि आपके रिस्क नहीं आएंगे, रिस्क पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, हम पढ़ चुके हैं, अजम्पशंस भी हो सकती हैं। तो वो आपने वो भी नोट डाउन कर लेनी है कि ये बेनिफिट रियलाइजेशन में हमारी ये अजम्पशन है कि गवर्नमेंट हमारा साथ देगी, या कोई फोर्स में जोड़ नहीं आएगा, या कोई अर्थक्वेक नहीं आएगा, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, या कोई वर्जन चेंज नहीं हो जाएगा। आप कोई एंड्रॉयड ऐप बना रहे हैं तो कोई फ्लटर की ऐप बना रहे हैं तो नया कोई वर्जन नहीं आ जाएगा जिसको हमारी अजम्पशन से लेके चलना है। वो सारे आपने हाउ एंड व्हेन इस बेनिफिट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट में लिखने हैं, ये इसके चार कंपोनेंट होते हैं। और यही आपने देखा था, ये जो चार कंपोनेंट हैं ये डेफिनेशंस भी वही थी, जिस प्रोजेक्ट इस टास्क की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर थी। बस दैट्स इट्स। अब तो बड़ा आसान काम है, ये आपने देखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन किस तरह सॉल्व आएंगे? चूजिंग द राइट राइट प्रोजेक्ट, आप किस तरह प्रोजेक्ट को कैसे राइट चूज करेंगे, कुछ मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट को किस तरह राइट प्रोजेक्ट चूज करेंगे। अच्छा, पार्ट ऑफ, आप मोस्टली जो अपने प्रोजेक्ट ना आपके फाइनेंशियल पे सोचा जाता है। आप एक ऐसी बिजनेस मैनेजमेंट प्लान की टीम में हैं जहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जहाँ आपको फर्म के पोर्टफोलियो या प्रोग्राम मैनेजमेंट के साथ बैठे हैं, जहाँ पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं। तो आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है? अच्छा, पार्ट ऑफ बेनिफिट्स मैनेजमेंट प्लान। अब बेनिफिट में ये जो चूजिंग द राइट प्रोजेक्ट है ना, ये बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान का आखिरी कंपोनेंट होता है। फाइनेंशियल मेजर्स बिटवीन प्रोजेक्ट्स में बी यूज टू टेक रिलेटिव कंपैरिजन टू सपोर्ट प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजंस। मतलब कि आपके फाइनेंशियल मेजर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेने या ना लेने में। तो ये चूजिंग द जो राइट प्रोजेक्ट है ना, ये पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो ऊपर बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान है उसका ही हिस्सा है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गया कि फाइनेंशियल फाइनेंस के बेसिस पे हम प्रोजेक्ट लेते हैं, फाइनेंशियल मेजर्स पे। अच्छा, मैंने लिखा है यहाँ पे बिगर इज़ बेटर। अच्छा, ये होती तो बहुत सी चीज़ें हैं, कॉस्ट बेनिफिट रेशो होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मगर जो आपके पीएमपी के क्राइटेरिया और इवन एसीपी एजाइल के लिए भी जो चीज़ें यूज़ होती हैं ना, वो ये हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या है? मोटी मोटी चीज़ें जो आप देखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इंटरनल रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। ये टर्म्स आपने सुनी होंगी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, अगर आप प्रोजेक्ट फर्म्स का हिस्सा हैं। मगर आपको जानना, हम अभी पीएमपी की तैयारी की बात करें, आपको जानना कौन ज़रूरी है। अगर आपको कोई कहे आपने दो प्रोजेक्ट्स में प्रेजेंट वैल्यू पर डिसाइड करना है और नेट प्रेजेंट वैल्यू पर डिसाइड करना है, तो जिस प्रोजेक्ट की, एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू 1 मिलियन है और एक प्रोजेक्ट की 2 मिलियन है, तो जिसकी बड़ी होगी आप उसको चूज़ कर लें। फिर इस तरह इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न की जब आप बात करते हैं, जिस प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, $2 लाख है और एक प्रोजेक्ट का $3 लाख है, तो आपने 3 लाख प्रोजेक्ट वाला डॉलर फाइनलाइज करना है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको कंफ्यूज करके थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, मगर आपको ये जानना जरूरी है। ये टिप है, ये आपको याद करने लें। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, आपसे ही पूछेंगे मोस्टली, आपसे नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में क्वेश्चन आएंगे कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, इसका दोनों का ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है या दोनों का ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तो आप कौन सा चूज़ करेंगे? आप कहेंगे ए चूज़ करेंगे, जिसका ज़्यादा है वो चूज़ कर लेंगे। इसी तरह रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि ये जिसका ज़्यादा है वो जो दो दो प्रोजेक्ट के दरमियान में आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो जिसका ज़्यादा है आप चूज़ कर लेंगे। अच्छा, नीचे मैंने एक चीज़ लिखी है आपके लिए टिप। हायर, मोस्टली जो ना आपको आईआरआर और एनपीवी दिया होगा, तो जिसका एनपीवी ज़्यादा है वो बेहतर है, उसको चूज़ कर लें। अच्छा, अब एक और बात, समटाइम ये भी क्वेश्चन आता है सर, अगर आर ओ आई, एनपीवी, इफ इन ए क्वेश्चन बोथ आर ओ आई एनपीवी इज गिवन, अगर एक क्वेश्चन में एनपीवी और आर ई दोनों गिवन हो तो आप क्या करेंगे? तो आपने अपना आंसर हमेशा एनपीवी को देके करना है। दो प्रोजेक्ट हैं, उसका आर ओ आई ये है और एनपीवी ये है, तो आपने जो प्रोजेक्ट चूज करना है वो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू को चूज करके करना है। ठीक है जी। आपने चूज करते हुए, अगर तो हाल ही आर ओ आई दिया हुआ है तो आप आर ओ आई से जिसका बड़ा है वो चूज करके आप आंसर दे देंगे कि ए प्रोजेक्ट का आर ओ आई बड़ा था, बी का छोटा था, तो आप आर ओ आई को चूज करके आंसर दे देंगे। मगर अगर आर ओ आई और एनपीवी दोनों दिए हुए हैं तो आपने क्या करना है? एनपीवी को कंसिडर करना है। ठीक है जी, ये टिप है, आपने से करना है। अच्छा, एक और भी टिप है पार्ट, अगर आई आर आर दिया होगा, मैंने आर ओ आई एनपीवी का दे दिया है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बड़ा है आप वो चूज कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन में अगर आपको आर ओ आई और आई आर दोनों दिए हों तो फिर आप क्या करेंगे? तो आपने जो आंसर देना है वो फिर आई आर आर पे देना है। आर ओ आई के बेस पे आपने आंसर नहीं देना। डोंट टेक आर ओ आई एज अ पैरामीटर, आपने आर ओ आई को आंसर नहीं देना। आपने, अगर हाली आर ओ आई दिया हो तो फिर आप आंसर दे सकते हैं, मगर अगर आपको हाली आर ओ आई और आई आर आर दोनों दिए हैं तो आपने आंसर आई आर आर के बेस पे देना है। आर ओ आई को आपने कंपैरिजन नहीं देना।
ठीक है, ये क्लियर है। सिर्फ सिंपल सी बात है, आपने आर को नहीं देखना। अगर खाली आर दिया होगा तो आप चूज कर लेंगे बड़े वाले को। अगर आर के साथ कोई और चीज़ दी भी दी हुई है, आई आर दिया हुआ है या एनपीवी दिया हुआ है, तो आप एनपीवी और आई आर को देखेंगे, जो बड़ा है उस पर आंसर दे देंगे। इसी तरह जो पीएमआई में आते हैं, सम टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशो। अब रेशो की बात है, रेशो वन से बड़ी अच्छी होती है। कॉस्ट ऊपर कॉस्ट है, बेनिफिट्स कम है, डिवाइड करेंगे तो कम आ जाएगा। रेशो वन से ऊपर आनी चाहिए। तो ये है वो स्मॉलर इज बेटर। पहले मैंने आपको बताया वो तीन चीज़ें बिग होनी चाहिए। अगर आपसे पूछें ये दो प्रोजेक्ट हैं जिनकी कॉस्ट बेनिफिट रेशो एक ही ये है एक ही ये है, तो आप कौन सा चूज करेंगे? जिसकी स्मॉलर है। कॉस्ट बेनिफिट आपको रेशो दी हुई है। इस तरह पे बैक पीरियड भी जिसका स्मॉलर होता है वो प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा होता है। दो प्रोजेक्ट हैं, उसका पे एक प्रोजेक्ट का पे बैक दिया हुआ है 4 ईयर, एक का दिया हुआ है 2 ईयर। तो आप कौन सा चूज करेंगे? ये ऑपोजिट है, पे बैक पीरियड और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में ऑपोजिट है। आप जिस प्रोजेक्ट का कम 2 साल का पे बैक पीरियड है वो चूज करेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज़, इसमें और भी बहुत चीज़ें आ सकती हैं, मगर मैंने आपको टिप्स दी हैं, सिर्फ टिप्स आपने याद रखनी है, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे जो इससे आएंगे रिलेटेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसके एग्जांपल से समझते हैं, और वो लास्ट स्लाइड होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। वो कॉस्ट है जो आप एक आप फॉर एग्जांपल आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं। आप एक 3 मिलियन का प्रोजेक्ट लेते हैं फॉर एग्जांपल। आपके पास दो ऑप्शन है, एक प्रोजेक्ट 3 मिलियन का है, एक प्रोजेक्ट 2 मिलियन का है। आप 3 मिलियन वाला प्रोजेक्ट चूज कर लेते हैं, तो आप 2 मिलियन वाले की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ाया कर रहे हैं। ये बात समझ आइए। इस तरह आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप 2 मिलियन वाला प्रोजेक्ट चूज कर लेते हैं तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 3 मिलियन वाले की ज़ाया कर रहे हैं। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद एग्जांपल से समझाऊंगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ वैल्यू दैट कुड बी रियलाइज इन अदर एक्शंस और अल्टरनेटिव इफ द करंट एक्शन इज परस्यूड। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ द वैल्यू, ये वो वैल्यू दैट कुड बी रियलाइज, जो रियलाइज हो सकती थी अदर एक्शंस, जो आपने एक्शन लिया उसके अलावा कोई एक्शन लेंगे, और ऑल्टरनेटिव इफ द करंट एक्शन इज परस्यूड। अगर आप 2 मिलियन वाला प्रोजेक्ट लेते हैं और आपका दो ऑप्शन है, तो आप 3 मिलियन वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ाया कर रहे हैं। अगर आप 3 मिलियन वाला लेते हैं तो आप 2 मिलियन वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़ाया कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल समझते हैं, देखें जी। एग्जांपल है, ए प्रोजेक्ट है, उसके बेनिफिट हैं 2 मिलियन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 3 मिलियन। ठीक है। और बी प्रोजेक्ट है, उसकी जो आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो 3 मिलियन की, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 2 मिलियन की। कंक्लूजन, प्रोजेक्ट बी ऑफर द ग्रेटर बेनिफिट। प्रोजेक्ट बी आपने चूज किया, देखें कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे, ए या बी। या बेनिफिट्स किसके हैं, आपने 3 मिलियन वाला चूज किया, मगर आप उसकी 2 मिलियन आप लॉस कर रहे हैं इसके केस में, क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2 मिलियन थी। आप एक ही चूज कर सकते हैं ना, प्रोजेक्ट बी ऑफर द ग्रेटर बेनिफिट्स डिस्पाइट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। आप जो एक चीज़ ले रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरी चीज़ छोड़ रहे हैं, वो आपकी, आपने उसको माफ़ी दे दी। अगर आप प्रोजेक्ट ए चूज कर लेते किसी तरह, तो आप 3 मिलियन की हो सकता है वो चूज करते, तो 3 मिलियन के बेनिफिट छोड़ देते आप। दैट्स इट। कुछ की टेकअवेज हैं, क्लियर बेनिफिट, आइडेंटिफाई, ट्रैकिंग, ये सारी आप पढ़ लीजिएगा। ये वही बातें हैं, उनको समराइज़ किया है मैंने मेथड में, जो पूरे चैप्टर में पढ़ा है। So that's it from this chapter. If you have any confusion, DM me. Um, you can find here the link of domain 2 and domain 1. All the tasks from domain 1 and domain 2 are here, and here you can find the link of a question answer series. So if you have any problem, you want PDF, you want extra question for the practice, do DM me. And if you have any confusion in that above chapter, it's very important chapter, small and easy chapter, do DM me and tell me. And thank you for listening. Do read that, read those takeaway. These are your home assignment. Thank you very much.